उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अल्मोड़ा के बिनसर में धधके फॉरेस्ट फायर की घटना में 5 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। मामले में अब वन विभाग ने बिनसर से सटे रिसाल गांव के ग्रामीणों पर ही आग लगाने का आरोप लगाया। साथ ही अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है, जिसके बाद से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि बिना किसी सबूत के ग्रामीणों पर आरोप लगाया गया है, जबकि ग्रामीणों ने तो हमेशा जंगल की आग बुझाने में मदद की है। बिनसर में धधकी आग ने 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जबकि 3 लोग अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। इस हादसे के बाद जहां वन विभाग की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी टॉप लेवल के 3 अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब वन विभाग ने इस घटना के लिए बिनसर सेंचुरी से सटे रिसाल गांव के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और बाकायदा अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अप्रत्यक्ष रूप में जो है कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार भी है और उसी के कारण ये जाने गई हैं, हमारे वन परिवार को क्षति हुई है। इसलिए हमने जो है एक संभावित रूप में जो निकटस्थ गांव है उसके ग्रामीणों का उसका या अन्य किसी अराजक तत्व पर संदेह व्यक्त किया है। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग भले ही असफल रहा हो, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ग्रामीणों के सिर ठीकरा फोड़ने से महकमा कई सवालों में घिर गया है। रिसाल के ग्रामीणों की माने तो उन्हें जंगलों को बचाने के लिए पहचाना जाता है। सेंचुरी बनने के बाद भी जंगल से ग्रामीणों को भले ही रत्ती भर भी फायदा न हुआ हो, बावजूद जंगल में लगी आग को सैकड़ों बार ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बुझाया है। रिसाल गांव के लोगों ने पीढ़ियों से अपने जंगल को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। सेंचुरी बनने के बाद तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी वो इस जंगल को बचाने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मेरा गांव रिसाल चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और जंगल में आग लगाने का तात्पर्य है अपने ही घरों में आग को आमंत्रित करना, और जो कि ग्रामीण कभी नहीं करेंगे। बिनसर के जंगलों में आग कैसे धधकी, इसकी कोई ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन विभाग ने जिस तेजी से ग्रामीणों के ऊपर आग का ठीकरा फोड़ा है, उससे रिसाल गांव में हताशा जरूर है। यही नहीं, वन विभाग का ये कदम पहाड़ों में ग्रामीणों को जंगल से दूर भी करेगा, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में विभाग के साथ पर्यावरण को भी उठाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी की किल्लत को लेकर पिछले 16 दिन से लोगों का धरना जारी है। आज व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया और बाजार होटल को बंद रखा गया है। तहसील परिसर में पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति के लिए धरना जारी है। पेयजल पंपिंग योजना को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज जो है व्यापार मंडल बड़कोट और जो होटल एसोसिएशन है, आवासीय होटल है, उनके द्वारा जो है धरने को और जो पंपिंग योजना इस वित्तीय स्वीकृति को लेकर अपना समर्थन दिया है। पूर्णतः आज जो है बंद है और कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि ये जो पेयजल पंपिंग योजना है, जल निगम की 72 करोड़ की जो योजना है, इसको जल्द ये वित्तीय स्वीकृति दे। उत्तरकाशी के बड़कोट में पीने के पानी की किल्लत को लेकर जहां आज बाजार बंद रहे, धरने पर अभी राजनीति भी शुरू हो रही है। यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने इसके लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के पूर्व विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। कई पूर्व जनप्रतिनिधि, जिनमें कि बड़कोट नगर पालिका के चेयरमैन रहे और पूर्व विधायक लोग बड़कोट पेयजल संकट के लिए बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब ये लोग इस कुर्सी पे बैठे हुए थे, तब बड़कोट का पेयजल संकट क्यों दूर नहीं हुआ। और मैं सभी बड़कोट वासियों को बताना चाहूँगा, मैं आपके इस दर्द से पूर्णतः वाकिफ हूँ और आपके इस संकट को मैं बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर झाला के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस सड़क पर पलटने से गंगोत्री हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस से यात्रियों को रेस्क्यू करके घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सभी की हालत सामान्य है। बस सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के हैं। हाईवे पर जाम अब खुल चुका है।
सिर्फ रेफर सेंटर बन चुका पौड़ी का जिला अस्पताल अब एक बार फिर से सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है। बीते 3 सालों से जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहा था, जिसे महंत इंद्रेश अस्पताल चला रहे थे, लेकिन अपने खराब ट्रैक रिकॉर्ड के चलते ये अस्पताल जल्द सरकार फिर से चलाएगी। और इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं की लगातार सूचनाएं भी मिल रही थी, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब हमारे पास पूरा स्टाफ हो चुका है और जनता की मांग को देखते हुए इसे अब सरकार चलाएगी। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब छोटी छोटी सी भी इलाज के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसको रेफर सेंटर इन लोगों के द्वारा बना दिया गया था। समय हम पे डॉक्टरों की भी कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी थी। अब हमने नर्सिंग स्टाफ भी पूरा कर दिया है, एएनएम भी पूरे भर दिए हैं, टेक्नीशियन भी पूरे आ गए हैं, डॉक्टर भी अब हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर जो है सरप्लस हो गए हैं। तो जब अब हम पे संसाधन हो गए हैं तो मुझे लगता है कि जनता की जो डिमांड है उसको हम पूरा जरूर करेंगे। नामांकन के आखिरी दिन बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने दावा किया कि बद्रीनाथ में सभी विकास कार्य कांग्रेस के समय में हुए हैं और उपचुनाव यहां की जनता पर जबरन थोपा गया है और इसीलिए जनता बीजेपी को जवाब देगी। ये कहना केवल और केवल अपने को बचाने के लिए, और मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत हित के लिए फैसला लिया गया उनका, और ये जबरदस्ती का चुनाव थोपा गया। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो उपचुनाव बद्रीनाथ के अंदर थोपा गया, मंगलौर के अंदर भी चुनाव हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं मंगलौर की परिस्थितियां भिन्न है, यहाँ की परिस्थितियां भिन्न है, और जो यहाँ की परिस्थितियां बनाई गई हैं यहाँ की जनता जरूर जवाब देगी। प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कई बार कांग्रेस के बड़े नेता अपनी बयानबाजी से भी इसे साबित करते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रामनगर में पहुंचकर गढ़वाल लोकसभा सीट हारने को शॉकिंग बताया। उन्होंने कहा कि सारे देश में चल रहा था कि कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा सीट पर काबिज होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लोकसभा सीट की रामनगर विधानसभा सीट पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अपने मायके में ही कांग्रेस हार गई। मुझे चिंता है इस बात की, और हम उम्मीद करते थे कि गढ़वाल, सारे देश को उम्मीद थी कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से श्री गणेश गुजियाल जी, जो एक बहुत श्रेष्ठ और एक होनहार नेता है, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम रामनगर को कांग्रेस का मायका समझते हैं, लेकिन मायका क्यों रूठ गया है, ये एक कठिन विषय है, इसका समाधान निकालेंगे। उधर रामनगर सीट को अपनी कर्म भूमि बता रहे रणजीत रावत ने इस हार का दोष कांग्रेस के ही नेताओं पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के बड़े नेता विरोधियों के तारीफों के पुल बांधते हों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने पर लगे रहते हैं, ऐसे में इसी तरह के परिणाम संभावित थे। अब छाती पीटकर क्या होने वाला है? देखिए, जब संगठन के बड़े नेता विरोधी दलों के नेताओं की प्रशंसा करने लगे और ये कहने लगे कि हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, तो कार्यकर्ता उसमें क्या कर सकता है। नतीजे उनकी अपेक्षा के अनुसार आए हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो उन्होंने महसूस किया होगा, सीनियर नेता हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने जो महसूस किया पहले ही समझ लिया कि ऐसा होने वाला है, वैसे नतीजे आए हैं। प्रदेश में कांग्रेस बुरे दिनों से गुजर रही है। लोकसभा की सभी 5 सीटें हार चुकी है। नेताओं की गुटबाजी ने राज्य में पार्टी को कमजोर ही किया है, लेकिन इस पर मंथन के बजाय एक दूसरे पर ही दोष मढ़ने में नेता व्यस्त है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और इस बार होने वाले बद्रीनाथ उपचुनाव से साल 1982 के संसदीय उपचुनाव की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। इन दोनों चुनाव का आपस में क्या कनेक्शन है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की लंबी फौज उतार दी है, जिससे साल 1982 में
पौड़ी गढ़वाल सीट पर हुए उपचुनाव की यादें ताजा हो गई हैं। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी चुनाव में प्रचारकों की फौज उतार दी थी। साल 1980 में गढ़वाल संसदीय सीट पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव जीते थे और इंदिरा गांधी के साथ मतभेद होने की वजह से इस सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 1982 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की फौज मैदान में उतार दी और स्वयं प्रचार करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर पहुंची और कई योजनाओं की सौगात की घोषणा की थी। इंदिरा जी यहाँ कम से कम 11 बार आई है, जो प्रॉपर जोशीमठ में औली में, और जो ये शिलान्यास हुआ है औली जोशीमठ रोपवे का, उसका भी शिलान्यास उन्हीं के द्वारा किया गया है। और इंदिरा जी लास्ट अंतिम समय में 84 में 26 जून को यहाँ पर आई हुई थी। 1982 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने चंद्रमोहन नेगी को उतारा था, जबकि हेमवती नंदन बहुगुणा मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़े थे और अप्रत्याशित रूप से हेमवती नंदन बहुगुणा 25,000 वोटों से विजयी हुए थे। अब बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी पहली बार उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार केंद्र से लेकर राज्य की पूरी बीजेपी की फौज मैदान में उतारने का फैसला किया है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी विधायक, राज्य मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और खुद सीएम धामी प्रचार की कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन चुनाव की दृष्टि से जीत को ही केंद्रित रखता है और हमने अपने जो बड़ी लोकसभा के जो हमारी 13 विधायक है उनको भी हमने शक्ति में बांटे। हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता जो लगी हुई विधानसभा है, अपनी कड़ पे आ गए, धरानी विधानसभा है, वहाँ कार्यकर्ता बहुत प्रभावशाली कार्यकर्ता हमने सबके अंदर दिए। बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 23 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन चुनावी रंग का माहौल जरूर अभी से दिलचस्प हो गया है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ की गुंजी में योग किया। चाइना बॉर्डर के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई में आदि कैलाश में सीएम धामी ने योग किया। यहां पहली बार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ। तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, जिसे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, उन्होंने पिथौरागढ़ के गुंजी में योगाभ्यास किया है। ये लगातार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई में आदि कैलाश में सीएम धामी ने योगाभ्यास किया है। यहाँ पर पहली बार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। और योग नगरी ऋषिकेश में हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी योग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ योग अभ्यास किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योग से मन शांत रहता है। बीच में 2 और 3 इंच का छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने स्तंभ को नीचे लेते हुए आएंगे और यहीं पे 5 की काउंट। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी योग अभ्यास किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज योग पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है, जिससे लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिल रही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि योग को दुनिया भर में स्थापित करने में मोदी सरकार की अहम भूमिका है और योग शिविर में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। और नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने योगाभ्यास किया। इस दौरान सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, अधिकारी और कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग जीवन का आधार है और सभी को योग जरूर करना चाहिए। फिर लेफ्ट इनहेल कीजिए,
होल्ड अपने पूर्व स्थिति में आ जाए सुखासन में, जीभ को बाहर निकाल करके पाइप जैसा आकार बनाएंगे ऐसे, और इसी पाइप वाले आकार से। धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष मंत्रालय द्वारा हर की पौड़ी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक समेत हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। मदन कौशिक ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। अपोजिट 2 अपोजिट। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया और लोगों को अलग अलग आसनों की जानकारी दी। ये देखिए तस्वीरें हरिद्वार की। बाबा रामदेव ने सेहत का मंत्र दिया है और विश्व को योग गुरु रामदेव संदेश देते हुए हरिद्वार में नजर आए। एक साथ सूर्य नमस्कार में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू काफी खुश हैं। ऐसे में शुक्रवार को बलूचिस्तान से आए 27 हिंदुओं ने नागरिकता के लिए आवेदन किया और जल्द से जल्द भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने नागरिकता के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान से आकर देहरादून में बसे कुछ लोग शुक्रवार को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने पहुंचे। 1990 के दशक में बलूचिस्तान से आए ये लोग नागरिकता मिलने की बात से खुश हैं। ये सभी लोग अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। इनका कहना है कि भारत की नागरिकता मिलने से बड़ी राहत मिलेगी और तमाम दिक्कतें दूर होंगी। बहुत खुश हैं हम कि हमें सीए के माध्यम से नागरिकता मिलती जा रही है और सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे इससे, और बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे लिए, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा स्टेप है ये हमारे लिए। किस तरह की दिक्कतें आती थी अगर सिटीजनशिप नहीं थी? मतलब सिटीजनशिप न होने की वजह से जॉब वगैरह में दिक्कतें आती और कई प्रॉब्लम्स थी। अब यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मिल जाए सिटीजनशिप तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। बहुत बड़ा फैसला सर, बहुत खुश हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें नेशनलिटी मिल रही है बहुत। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का कहना है कि देहरादून में तीसरी मीटिंग है जिसमें 27 लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे उसके अनुसार नागरिकता देने की कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। ये लोग जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड किए हैं, तो यही डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कमेटी गठित की गई है। जैसे जैसे लोगों की एप्लीकेशंस आती रहेंगी उसके अनुसार जो है हम शेड्यूल करते रहेंगे जितना संभव हो पाएगा। वहीं पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दिलाने में मदद का काम सीमा जागरण मंच कर रहा है, जो आरएसएस की एक विंग है। वो लोगों को फॉर्म भरने से लेकर नागरिकता को लेकर हर तरह की जानकारी दे रहा है। बड़ा चैलेंज बना उन तक जानकारी पहुंचाना, सही जानकारी पहुंचाना। लोगों के बीच में भ्रांति थी, तो उस भ्रांति को दूर करने का काम सीमा जागरण मंच ने किया। नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून समेत उत्तर प्रदेश के कई भागों में आदरणीय कर्नल कोठियाल जी ने लोगों को जन जागरण किया। उस जन जागरण के बाद यूथ फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व हुआ और यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में वो सारे फॉर्म भरे गए, उन लोगों को समझाया गया, उनके फॉर्म अच्छे तरीके से भरे गए। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं के चेहरे खिल उठे। हालांकि वो सालों से तो भारत में ही रह रहे थे, लेकिन नागरिकता न होने के कारण कई तरह की सुविधाओं से वंचित थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पौड़ी जिले के द्वारीघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत दिउसा में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख द्वारीघाट महेंद्र सिंह राणा ने भैरवनाथ के दर्शन किए। मंदिर में नवनिर्मित टीन शेड का लोकार्पण किया। मंदिर में लोकार्पण से पहले प्रमुख राणा ने माता रानी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर इष्ट देवों का आशीर्वाद लिया। आज द्वारीघाट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा दिवसा में भैरव बाबा की पूजा हुई और शेड निर्माण का उद्घाटन किया गया। मैं सबको दूसरा ग्राम सभा को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ
आप सबकी मनोकामना पूर्ण। रामनगर के मोहान में 2 दिवसीय कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें युवा और सीनियर कवियों का सम्मान किया गया। इस समारोह में सुरेंद्र शर्मा, अरुण जैमिनी और अशोक चक्रधर सरीखे कवि शामिल हुए और अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन की उपयोगिता तथा ये वार्षिक अधिवेशन है, एनुअल मीटिंग जिसे कहते हैं। देश भर के कवियों की एक संगठन है ये पूरा कवि सम्मेलन समिति, जिसमें लगभग 150 कवि हैं और उनका हर साल हम वार्षिक अधिवेशन करते हैं, जिसमें वरिष्ठ लोगों का सम्मान करते हैं, कुछ नवोदित कवियों का सम्मान करते हैं। कविता तो आदमी को आदमी से जुड़ने का काम करती है। वो काम जो पत्रकार करते हैं उससे आगे का काम कविता करती है। पत्रकार सिर्फ सूचना देते हैं, उस सूचना को भाव संवेदनाएं कवि देता है। वक्त एक ब्रेक का, खबरें जारी हैं।